everyone. Welcome to new lecture of CA Inter Fast Track Batch. PGBP इसमें हम लोग समाप्त करेंगे. लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास 44 AA, 44 AB, 44 AD, ADA और AE इन सब के बारे में आपने मेरे पास एक बहुत अच्छे से ओवरव्यू ले लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इनको रिवाइज कीजिएगा ताकि अगले लेक्चर में हम जब इनको वाइंड अप करेंगे तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हों कि हमने क्या पढ़ी थी पहले. ठीक है, तो 44 AB सेक्शन आपकी बुक का पेज नंबर 82 जो हमने बुक आपको इशू की हुई है उसके पेज नंबर 82 पे सेक्शन नंबर 44 AB है, तो आप वो खोल सकते हैं. वहाँ के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. ठीक है, वो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए हैं, 44 AB सेक्शन में लिखे हुए हैं. ये पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड पहले मैं आपको वो बता दूं. लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको प्रिजम्पटिव स्कीम्स करवाई थी 44 AD, ADA और AE, उसका एक पॉइंट मैंने आपका पेंडिंग छोड़ा था कि जो हमारी प्रिजम्पटिव इनकम है, जैसे मान लो 44 AD के लिए हमारी प्रिजम्पटिव इनकम होती थी 8% ऑफ टर्नओवर या 6% ऑफ टर्नओवर, जो आप लोग अकाउंट पे चेक वगैरह से टर्नओवर की अमाउंट रिसीव करते थे रिटर्न की डेट से पहले पहले. 44 ADA के लिए होता था 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट और 44 AE के लिए होता था वो वाला जो 7500 रुपीज़ पर मंथ वगैरह वाला जो था हैवी मीडियम वगैरह के लिए. तो उस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी. अब उन सब में ना एक कॉमन पॉइंट है कि क्या असेसी चाहे तो क्या वो प्रिजम्पटिव इनकम जितनी है एक्ट के हिसाब से क्या वो उससे ज़्यादा डिक्लेयर कर सकता है. ज़्यादा तो कर ही सकता है, ज़्यादा में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मान लो असेसी चाहे कि वो तो अपनी प्रिजम्पटिव इनकम से भी लोअर इनकम डिस्क्लोज करना चाहता है क्योंकि उसकी इनकम एक्चुअल में लोअर है, मान लो उसे लगता है यार आप तो कह रहे हो 92% खर्चे हैं हमारे 44 AD में, पर हमें तो लॉस हो रहा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, हमारे खर्चे इतने हैं कि हमारा रेवेन्यू भी पूरा नहीं हो रहा. गवर्नमेंट कह रही है आप 8% पे टैक्स दे दो, हम कह रहे हैं नहीं जी हमारा तो लॉस है, नहीं जी हमारा तो 4% इनकम है, नहीं हमारी तो 2% इनकम है. तो क्या इस तरह की चीज पॉसिबल है? उसके लिए हमारे 44 AD, ADA और AE सब ने एक एक पॉइंट दे रखा है, पर सबका पॉइंट थोड़ा वेरी करता है. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे 44 AD ने क्या लिखा हुआ है. 44 AD का ही थोड़ा सा पॉइंट टेक्निकल है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा. कहता ये लिखा 44 AB में भी हुआ है, 44 AD से भी पढ़ाता हूं, पहले AB से पढ़ा रहा हूं. 44 AB हमारा ऑडिट वाला सेक्शन है. If income of any person is to be computed on presumptive basis under section 44 AD and provisions of 44 AD4 are applicable and also his income exceeds the exemption limit. दो कंडीशंस कहता अगर आपकी पूरी हो जाती हैं, एक तो आप 44 AD सबसेक्शन 4 में आ जाते हो, दूसरा आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से भी क्रॉस कर रही है. ऐसे में आपको बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी. बुक्स कहाँ मेंटेन होती थी? सेक्शन नंबर 44 AA. और आपको उनका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 44 AB में. अब देखने वाली बात यहां पे ये है कि 44 AD4 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो आओ देखते हैं. 44 AD के बारे में मैंने यहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 84 पे. ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा. सेक्शन नंबर 44 AD4 स्टेट्स दैट वेयर एन एलिजिबल असेसी, कौन होता था एलिजिबल असेसी? आपको मैंने बताया था कि एक तो उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से क्रॉस ना हो रही हो, दूसरा वो LLP ना हो, तीसरा वो कंपनी वगैरह ना हो. ठीक है, फिर वो हायरिंग कैरिंग वाले उस बिजनेस में ना हो, वो एजेंसी बिजनेस ना हो. ठीक है, वो प्रोफेशन ना हो 44 AA वाला, ये हमने डिस्कशंस की थी. तो अगर आप एलिजिबल असेसी हो 2 करोड़ तक, ठीक है, और आपने प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करी है फॉर एनी प्रीवियस ईयर एज पर दिस सेक्शन, आपने वही 8% और 6% वाला सिस्टम फॉलो करा है, देन ही मस्ट डिक्लेयर प्रॉफिट अंडर द सेम सेक्शन. मतलब आपको प्रिजम्पटिव में ही रहना पड़ेगा फॉर 5 कंसेक्टिव प्रीवियस ईयर्स सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर. यानी जिस ईयर में आपने प्रिजम्पटिव लिया उससे अगले 5 ईयर्स तक आप प्रिजम्पटिव में ही रहने के लिए बाउंड हो. हाउएवर इफ ही फेल्स टू डू सो, मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव में नहीं रहते, मतलब प्रिजम्पटिव में कब नहीं रहोगे? जब आप प्रिजम्पटिव स्कीम वाला जो परसेंटेज है उससे भी कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो. द एलिजिबल असेसी शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन फॉर 5 previous years subsequent to the previous year
इन विच द प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज पर सेक्शन 4481। मतलब सिंपल बोलूं, अगर आपने आज प्रिजम्पटिव स्कीम ली, अगर आपने 2021 में प्रिजम्पटिव स्कीम ली, तो 2021 के बाद आपको अगले 5 ईयर्स तक इसमें रहना पड़ेगा, आपको हर बार प्रिजम्पटिव पे ही रहना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी एक ईयर में जाके आप प्रिजम्पटिव से बाहर होते हो, तो अगले 5 ईयर्स के लिए आप लोग प्रिजम्पटिव से बाहर हो जाओगे। यानी एक बार आप प्रिजम्पटिव से एग्जिट हुए तो अगले 5 ईयर्स तक आप फिर प्रिजम्पटिव से एग्जिट रहोगे। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी कि आप प्रिजम्पटिव से एग्जिट हुए तो आगे 5 साल दोबारा मत प्रिजम्पटिव में आना। अब एक पॉइंट और है, 44AD5 क्या बोलता है, अगर एक एलिजिबल असेसी इस सिचुएशन में आ गया जो ऊपर मैंने आपको बताई है कि आपने प्रिजम्पटिव को लात मार दी और आप 5 साल के लिए प्रिजम्पटिव से बाहर हो, और आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है। टोटल इनकम मतलब सारे हेड्स को मिला के डिडक्शंस माइनस करके, अगर दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, यानी एक तो आप ये 44AD4 में आ गए, जिसको मैं ये बड़ा सर्कल लगा रहा हूं, यानी एक तो आप इसमें आ गए 44AD4, आपने प्रिजम्पटिव को लात मारी है, तो एक तो आप 44AD4 में आ गए। ठीक है, दूसरा आपकी जो टोटल इनकम है, वो एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस भी कर रही है उस ईयर में, तो उस ईयर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने एज पर सेक्शन 44AA, एंड आपने ऑडिट भी करवाना है एज पर सेक्शन 44AB। तो ये हमारी 44AD4 की प्रोविजन है। एक एग्जांपल इसके ऊपर है, कहता है कि असेसी 44AD1 में डिक्लेयर कर रहा था असेसमेंट ईयर 2021 में, और अगर वो आगे 5 साल तक करता है, किसी भी एक साल में लेस देन 8% से अगले ईयर में वो इनकम लेस देन 8% कर रहा है, तो अगले 5 ईयर्स के लिए वो नहीं कर पाएगा 44AD। फर्दर वो बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट भी करवाएगा अगर उसकी टोटल इनकम साथ में एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है, दूसरी कंडीशन है। ठीक है, बट अगर उसकी टर्नओवर वगैरह ही 1 करोड़ से क्रॉस कर गई, सपोज करो उसने प्रिजम्पटिव को भी लात मार दी, जैसे मान लो 1 करोड़ 20 लाख है, सपोज 1 करोड़ 20 लाख पे अगर आप आगे, प्रिजम्पटिव को आपने लात मार दी, उस केस में अगर आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस ना भी कर रही हो, इवन देन आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 44AB की रिक्वायरमेंट है ना। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, जो असेसिस 1 करोड़ तक हैं, देखो जो प्रिजम्पटिव वाले लोग हैं ना, मैं कहता हूं प्रिजम्पटिव वाले लोग भी 2 तरह से बढ़ जाएंगे। जो प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हैं उनको भी हम 2 तरह से बांट सकते हैं। 44AD वाले जो लोग हैं ना, उनको भी आप 2 तरह से बांट सकते हो, एक अप टू 1 करोड़ और एक ग्रेटर देन 1 करोड़, बट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। देखो इन लोगों को तो जब तक ये प्रिजम्पटिव ले रहे हैं 44AB इन पे कभी भी नहीं लग सकता, 44AB इन पे कभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि 44AB बोलता था कि 1 करोड़ से ऊपर वालों को ऑडिट करवाना है, ये प्रिजम्पटिव लेते रहेंगे अपना। और अगर ये प्रिजम्पटिव को लात मारते हैं, उस केस में इन पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट तभी आएगी अगर इनकी टोटल इनकम भी एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है और ये वो प्रिजम्पटिव को लात भी मार रहे हैं। यानी अगर मैं केस लूं, अगर किसी असेसी की टर्नओवर 80 लाख है, अगर तो वो प्रिजम्पटिव में है, फिर तो उसको ना बुक्स मेंटेन करनी है ना ऑडिट करवाना है। लेकिन अगर वो प्रिजम्पटिव को लात मारता है और 80 लाख के अगेंस्ट अगर वो मान लो 4 लाख की इनकम डिस्क्लोज करता है, ये हार्डली कितने परसेंट हुई, ये 0.5% हुई। ठीक है, तो 80 लाख का जो हमारा 4 लाख रुपीस जो आया, ठीक है, तो ये इस पे हम लोगों ने तब तक टैक्स नहीं देना, तब तक इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट नहीं करवाना जब तक कि ये जब तक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस ना करे। ये कर रही है क्रॉस, तो यहां बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ जाएगी और ऑडिट भी करवाना पड़ जाएगा। ये बुक्स भी मेंटेन कर, ये ना हमारा 5% है, मैं 0.5 बोल गया था, ये 5% है, तो 5% है एग्जाम उससे प्रिजम्पटिव से कम है, तो आप प्रिजम्पटिव से बाहर हो गए, अगले 5 ईयर्स के लिए प्रिजम्पटिव में ना आना। अब आपकी दोनों कंडीशंस पूरी होगी, आप एग्जम्पशन लिमिट से भी ऊपर हो और आप क्या नाम है, आपकी अपने प्रिजम्पटिव को भी लात मारी है, यहां बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 80 लाख के अगेंस्ट आप यहां डिस्क्लोज करते मात्र 2 लाख, इसमें आप लोगों को कोई सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि टोटल इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रही, ना 44AB लगेगा, ना आपको ये सेक्शन बोलेगा कि आप बुक्स मेंटेन करो ऑडिट करवाओ, क्योंकि आप एग्जम्पशन लिमिट से ही क्रॉस नहीं कर रहे। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी इस साइड अगर मैं सिचुएशन आपको बताऊं राइट साइड पे, तो जो लोग 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में हैं और प्रिजम्पटिव के अंदर आ रहे हैं, उन पे भी कभी 44AB सेक्शन नहीं लगेगा।
वैसे तो मैं आपको बताऊं, हमारा 44AB वैसे तो ये बोलता है कि जैसे ही आप 1 करोड़ से क्रॉस करके आप ऑडिट करवाओ, लेकिन यहां राहत क्या दे रखी है कि अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो 2 करोड़ तक अगर आप हो और प्रिजम्पटिव स्कीम में ही हो तो आपको ना बुक्स मेंटेन करनी है ना आपको ऑडिट करवाना है। तो 44AB की लिमिट अभी भी 1 करोड़ है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, जहां कोई एसएससी प्रिजम्पटिव स्कीम में ऑप्ट कर रहा है, जहां कोई एसएससी प्रिजम्पटिव स्कीम में ऑप्ट कर रहा है, वहां उसके लिए 44AB की जो लिमिट है वो 2 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो 44 प्रिजम्पटिव स्कीम में आ ही नहीं रहा, 44AD वाली, एडी, डी फॉर डॉग, जब तक वो 44AD में आ ही नहीं रहा तब तक वो 1 करोड़ वाली लिमिट चेक होएगी। और एक पॉइंट मैंने और बता दिया कि आपका 1 करोड़ क्रॉस हो या ना हो, अगर आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है और आप प्रिजम्पटिव स्कीम को लात मार रहे हो, दोनों कंडीशंस, आप प्रिजम्पटिव स्कीम को लात मार रहे हो और आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है, वहां आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है, वहां आपको ऑडिट भी करवाना है। क्या आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है? मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं वरना इसमें प्रॉब्लम आती है। पहला, अगर तो आप प्रिजम्पटिव में हो, 2 करोड़ तक टर्नओवर है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही 44AB बोलते हैं 1 करोड़ क्रॉस करती है ऑडिट करवाओ, वो कंडीशन हमें तंग नहीं करेगी। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा, हम एलिजिबल हैं प्रिजम्पटिव के लिए, लेकिन हमने प्रिजम्पटिव को लात मार दी, उस केस में मैं कह रहा हूं मेरी टर्नओवर मैटर नहीं करती, चाहे मैं 1 करोड़ से कम वाला था चाहे मैं 1 करोड़ से ज्यादा वाला था, अगर मैंने प्रिजम्पटिव को लात मार दी और साथ में मैं जो टोटल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से भी मेरी अगर ज्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशंस मेरी पूरी हो जाती हैं तो उस केस में मेरे को बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। अगर ये बात आपको मेरी प्रॉपरली समझ में आ रही हो तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ठीक है सर, क्लियर है, हम इसको पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि ये एक बार रिवीजन इसकी चाहिए होगी आपको। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो बढ़िया रहेगा। फटाफट से मेरे को एक बार चैट में बता दें अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। जल्दी बताओ जी। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास 44ADA में आ गए हम लोग, 44ADA। अब 44ADA में देखते हैं हम कि 44ADA में क्या सीन है। क्या 44ADA में भी ये अलाउड है कि हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम से कम शो कर दें? क्या ये चीज अलाउड है 44ADA सेक्शन में? लेट्स सी। ठीक है, तो 44ADA सेक्शन में क्या लिखा हुआ है गौर कीजिएगा। ये दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। पेज नंबर है जी आपका 88 नंबर पेज पे आपको ये दो कंडीशंस मिलेंगी, जहां पे क्या लिखा हुआ है गौर कीजिएगा। जो एक एलिजिबल एसएससी है, अब ये एलिजिबल एसएससी यहाँ पे 44ADA के लिए, मतलब 44ADA के पर्पस के लिए जो एलिजिबल एसएससी है उसको प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं रिक्वायर्ड, सॉरी ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम, अगर वो ऑप्ट कर रहा है, ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ना तो उसे बुक्स मेंटेन करने हैं ना उसका ऑडिट करवाना है। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं करवाना। एंड फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, मतलब ना ऑडिट करवाना है ना कुछ करना है, अनलेस जब तक कि ना, अगर ये दो नीचे लिखी दो कंडीशंस अगर आपकी पूरी हो जाती हैं तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। नंबर 1, जो आपका प्रॉफिट एंड गेन है फ्रॉम द फोरसेड प्रोफेशन, यानी ये जो पीजीबीपी आप डिस्क्लोज कर रहे हो, दे आर लोअर देन द प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 44ADA, यानी आपने प्रिजम्पटिव को लात मार दी, सिंपल बोलूं तो प्रिजम्पटिव को लात मार दी इस पॉइंट के अंदर, यानी एक कंडीशन तो ये पूरी होगी, प्रिजम्पटिव को लात मारी, एक कंडीशन ये होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, उसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी उसकी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है।
तो ये जो दो डेट्स अगर आपकी पूरी हो जाती हैं, दोनों के बीच में एंड है, अगर ये दो डेट्स आपकी पूरी हो जाती हैं, दो डेट्स कह रहा हूं, दो कंडीशंस अगर आपकी पूरी हो जाती हैं, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और ऑडिट भी करवाना है। ठीक है, उस दिन आप देखो समरी में हम क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं। समरी के अंदर हम लोग जब ये पीजीबीपी वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, तब हमने इसके बारे में ना एक पॉइंट छोड़ा था, ये वाला। क्या पॉइंट था ये? वेदर लोअर इनकम देन प्रिजम्पटिव इनकम अलाउड, ये था ना। अब देखो उसकी पहले 44 एडी का पॉइंट देखो। एक बार 44 एडी अप्लाई कर लिया, आपको 5 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 44 एडी से कम इनकम शो करी तो आप 44 एडी 4 में हो जाओगे। एंड अगर आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से भी क्रॉस कर रही हुई तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है, ऑडिट भी करवाना है, दोनों शर्तें आ गई। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट में, जो सेंटर में पॉइंट है कि 44 एडीए में क्या सीन होगा, क्या आप लोअर इनकम शो कर सकते हो? द आंसर इज यस, बिल्कुल लोअर इनकम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेंटर में क्या पॉइंट है, बीच में क्या पॉइंट है? ऑल्सो इफ टोटल इनकम एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट देन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44 AA एंड गेट देम ऑडिटेड। यानी इसके अंदर भी वही पॉइंट है कि अगर आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस करती है और आप लोअर इनकम शो कर रहे हो प्रिजम्पटिव इनकम से, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करने, ऑडिट भी करवाना है। सर ये तो फिर सिमिलर पॉइंट हो गया 44 एडी जैसा, कह सकते हैं हो गया उसके जैसा, पर 44 एडीए में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि एक बार आपने इसको लगाना बंद कर दिया तो आप इसको अगले 5 ईयर्स तक लगा नहीं सकते हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। 44 एडीए के अंदर 44 एडीए में सिर्फ ये पॉइंट है कि आप लोअर इनकम शो करते हो और साथ में आपकी एग्जम्पशन लिमिट से भी इनकम क्रॉस कर रही है, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है, ऑडिट भी करवाना है उस ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर में जाके फिर से हो सकता है आप लोग प्रिजम्पटिव स्कीम ले लो, क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए आपको बाहर नहीं किया जाता, ये पॉइंट होता है। और जो हमारा वो हायरिंग प्लाइंग लीजिंग वाला है, अगर आप उसकी जाके लैंग्वेज पढ़ोगे यही लोअर इनकम वाली, तो वो आपको मिलेगी पेज नंबर 89 पे, पेज नंबर 89 पे। तो पेज 89 में बड़ा सिंपल लिखा हुआ है आपके मेन नोट्स के अंदर, असेसी चाहे तो प्रिजम्पटिव इनकम को रिजेक्ट कर सकता है और लोअर इनकम डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन उस केस में आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और ऑडिट भी करवाना है। अगर आप देखो ना यहाँ पे थोड़ी जाति की हुई है, ये ट्रांसपोर्टर्स को सीधा क्या बोल रखा है, या तो प्रिजम्पटिव स्कीम में आ जाओ। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम को लात मारते हो, एक तो बुक्स भी मेंटेन करो, ऑडिट भी करवाओ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बर्डनसम हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने और कोई कंडीशन नहीं लिखी है, सीधा मैंने क्या लिखा, अगर आप गौर करें, मैंने सीधा यहाँ पे ये लिखा है कि क्या आप लोअर इनकम शो कर सकते हो, वो कहता है यस कर सकते हो, लेकिन आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है और आपने ऑडिट भी आपको करवाना पड़ेगा 44 AB सेक्शन का। तो ये हमारी कंडीशन है प्रिजम्पटिव स्कीम की। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये तीनों की तीनों शर्तें, तीनों की तीनों सेक्शंस की प्रिजम्पटिव स्कीम रिजेक्शन की प्रोविजन क्लियर होगी। ठीक है, और आप किसी भी तरह की आप डाउट अब इसके अंदर नहीं फंसोगे। ये नोट्स वगैरह मैंने यहाँ पे दे रखे हैं विद एग्जांपल। ठीक है, ये आप सारे पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। मेन नोट्स के अंदर भी वैसे तो अच्छे से कवर्ड हैं, तो मेन नोट्स में से ही आप अच्छे से रिविजन कर लो, वहां से आपकी ये प्रॉपर रिविजन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप पीजीबीपी चैप्टर आपका ठीक से आपको क्लियर हो गया है और आप लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं और सारे जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आप स्टडी मटेरियल की सारी कवर कर लोगे और किसी भी तरह की कोई चीज़ आप उसके अंदर पेंडिंग नहीं छोड़ोगे। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी। इसमें पीजीबीपी को मैं क्लोज करता हूँ या एक काम करते हैं हम ना, इसी में शुरू कर लेते हैं चैप्टर कैपिटल गेन का भी। थोड़ा कैपिटल गेन के बारे में मैं आपको ओवरव्यूज दे देता हूँ कि कैपिटल गेन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने आप से, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको चैप्टर को कवर कर लो। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स चैप्टर हमारा, सर क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं? हाँ हैं, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। एक तो वही आपको पता है 50C वाली, जैसे 43CA में 105% का 110% हो गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला पॉइंट, सेम पॉइंट यहाँ कैपिटल गेन में भी हुआ है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसका एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो अलग से वहाँ से शुरू हो जाएगा, या इसी में कंटिन्यू होने देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, कंटिन्यू होने देते हैं। ठीक है, पहले आप देखिए पेज नंबर 100 पे आपके पास एक सेक्शन वाइज स्टडी बनी हुई थी इस चैप्टर की। एक बार मैं इसका ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन इस चैप्टर में किए थे।
45 सेक्शन चार्जिंग सेक्शन था, 45 1A 2 3 4 5 यहां से लेके यहां तक ना सारे, ये सारे होते थे स्पेशल केसेस, कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेशल केसेस। कि स्पेशल केसेस में कैपिटल गेन कैसे निकलता है, जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी की कंपलसरी एक्विजिशन हो जाए तो क्या करना है, अगर कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में स्टॉक इन ट्रेड को अगर आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करो, या सॉरी कैपिटल एसेट को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करो और उसे बाद में सेल करो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है, वो सारे हम इन केसेस में पढ़ते थे। ठीक है, 46 होता था लिक्विडेशन वाला कंपनी की, और 46 ए होता था बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। जो सेक्शन नंबर 49 और 55 थे ना, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड हैं, ये दोनों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड हैं। जो हमारा सेक्शन नंबर 55 था ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता था जनरली, इसके अंदर भी एक अमेंडमेंट है छोटी सी, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2020 से एक अमेंडमेंट है, आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और सेक्शन नंबर जो 49 था, उस सेक्शन 49 में बता रखा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाई कर रखे हैं कि अगर इन सर्कमस्टांसेस में आप कवर होते हो तो हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम बताएंगे कैसे निकलेगी। देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्यों, याद कीजिए, कैपिटल गेन को निकालने के लिए, कैपिटल गेन्स को निकालने के लिए आपको एक तो चाहिए होती थी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक तरह से सेल कंसिडरेशन है, आपको ध्यान होगा, माइनस कॉस्ट ऑफ, या फिर पहले हम ना ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करते थे, फॉर्मेट याद कराता हूं, पहले हम लोग ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करते थे। सर ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते थे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस ना बेटा वो एक्सपेंसेस होते थे कि एसेट को ट्रांसफर करने में जो आपके खर्चे हुए, कोई ब्रोकरेज पे कर दिया आपने, कोई कमीशन पे कर दिया आपने, किसी को आपने कोई चार्जेस पे कर दिए, ठीक है, तो उस तरह की चीजें हमारी ट्रांसफर एक्सपेंसेस में आती थी और इन्हें आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर लिया करते थे और लेस करके आपके पास आती थी नेट कंसिडरेशन। ध्यान रखना इन ट्रांसफर एक्सपेंसेस की कभी भी हम लोग इंडेक्सिंग नहीं करते थे। शॉर्ट टर्म गेन में तो वैसे इंडेक्सिंग नहीं होती थी, आपको ध्यान होगा। लॉन्ग टर्म गेन में कभी भी आपने ट्रांसफर एक्सपेंसेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी। उसका लॉजिक ये होता था ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो आज ही हो रहे हैं ना, ये कोई पुराने साल के खर्चे थोड़े ना, तो इनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। एक बात और, ट्रांसफर एक्सपेंसेस से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है हमारे पूरे कैपिटल गेन के चैप्टर में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी जब कोई सिक्योरिटीज में आप ट्रांजैक्शन करते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वहां ट्रांसफर करने के टाइम पे सेलर को एसटीटी पे करना पड़ता है, सेलर के द्वारा एसटीटी पे होता है। उस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की आप डिडक्शन नहीं ले सकते हमारे कैपिटल गेन के चैप्टर में। ये मैंने आपको पीजीबीपी में भी बता दिया था कि एसटीटी पेड सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिनका होता है शेयर्स के अंदर, ट्रेडिंग इन शेयर्स के अंदर, सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है। यानी जो लोग ट्रेडर ऑफ सिक्योरिटीज हैं उनको एसटीटी पेड अलाउड हो जाता है हमारे पीजीबीपी चैप्टर के अंदर, लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं शेयर्स के उनके लिए एसटीटी पेड अलाउड नहीं है हमारे कैपिटल गेन के चैप्टर में। नेट कंसिडरेशन में से हम माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और हम माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हमारे पास ये माइनस करके आ जाता था कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता था, लॉन्ग टर्म भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट। अगर लॉन्ग टर्म गेन होता था तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग भी करते थे, अगर ये लॉन्ग टर्म गेन होता था, अगर लॉन्ग टर्म गेन होता था तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों की इंडेक्सिंग भी करते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कैपिटल गेन चैप्टर का ये फॉर्मेट रहता था। एक बात और ध्यान रखिएगा, असेसी कोशिश करा करेगा इन दोनों को बढ़ाने की। भाई कैपिटल गेन को कम करने के लिए या तो कौवा कौई बढ़ाओ, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बढ़ाओ, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन घटाओ। यानी इस पूरे चैप्टर में ना अगर आप गौर करेंगे तो मेनली देखो क्या बातों पे फोकस किया हुआ है। अलग अलग सिचुएशंस बना के आपको ये बता रखा है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे आपने गिनना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब सर उसका रेलिवेंस क्या होता था, पीरियड ऑफ होल्डिंग को देख के आप लोग ये तय करते थे कि क्या शॉर्ट टर्म गेन है कि लॉन्ग टर्म गेन है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में करा करते थे। दूसरा,
आप नोटिस करोगे पीरियड ऑफ होल्डिंग के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या कंसिडर करनी है, भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसिडर करनी है, ठीक है, इस तरह की बातें। तो अगर मैं एक बात और यहाँ पे छोटी सी लिखूं तो वो चीजों के इर्द गिर्द ही ये सारा चैप्टर चलेगा। मैं बताता हूं क्या हमारा जो कैपिटल गेन होता है, हमारा सेक्शन 45 बोलता है गेन और लॉस, गेन इनकम, जो है ना गेन और लॉस में मैं वर्ड लिख देता हूं इनकम, दोनों ही आ जाएंगे उसमें, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट is taxable in the previous year in which the asset is transferred। चलो ये जो मैंने अभी सारा कुछ लिखा है ना यहाँ पे, मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजों के इर्द गिर्द ही हमारा पूरे का पूरा कैपिटल गेन चैप्टर चलता है। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन 45 बोलता है जो इनकम आएगी आपके कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, तो सर ट्रांसफर का मीनिंग कहां दे रखा है? सेक्शन नंबर 247। सेक्शन नंबर 247 में ट्रांसफर का मीनिंग दे रखा है। यानी जब तक कोई चीज हमारे कैपिटल गेन के चैप्टर के ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आएगी, हमारा कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मैं यहां कैपिटल एसेट का भी साथ में मीनिंग बताऊं तो कैपिटल एसेट को डिफाइन कर रखा है सेक्शन नंबर 214 ने, सेक्शन नंबर 214 ने, सेक्शन नंबर 214 ने, ठीक है जी। तो एक तो ये दो डेफिनेशन हमें अच्छे से कवर करनी है। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? वैसे तो ट्रांसफर का मीनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, इसमें ना दो टॉपिक आ जाते हैं। एक कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है वो तो मीनिंग में बता रखे हैं, और एक ना सेक्शन 47 पढ़ाते थे हम अकेला। यानी अगर इस सेक्शन 247 से 2 हटा दूं, अकेला सेक्शन 47 कर दूं, तो ये ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं इसके अंदर 247 के अंदर, विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। यानी 247 बोलूंगा तो मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, अकेला 47 बोलूंगा ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ठीक है सर, ये तो बढ़िया याद हो गया हमें। अगली बात सुनो, लॉ कहता है जिस प्रीवियस ईयर में आपने अपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, जिस प्रीवियस ईयर में आपने अपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, उसी ईयर में मैं आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल कर दूंगा। उसी प्रीवियस ईयर में मैं आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल कर दूंगा। अब ये थोड़ी सी ना स्ट्रिक्ट कंडीशन है एज पर लॉ, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ अंदर एक्सेप्शंस आएंगी कि जहां ट्रांसफर आपका किसी और ईयर में हुआ है, लेकिन आपकी जो कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी आएगी वो किसी और ईयर में आएगी, तो उससे रिलेटेड कुछ हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता कि हर बार आप सेसी को बोलो कि तूने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, ला भी ला, टैक्स दे टैक्स दे, ऐसा नहीं होता। आप कुछ केसेस ऐसे आएंगे, जैसे इंश्योरेंस क्लेम वाला केस याद करो, एसेट ट्रांसफर हो गया आज, जैसे ही एसेट की डिस्ट्रक्शन होगी एसेट ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसका इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है आपको 6 महीने साल बाद मिले, तो हमारा लॉ बोलता है चलो ठीक है, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा आप तब टैक्स दे देना, उसके बिना आपको टैक्स देने की जरूरत तब तक नहीं है। तो कुछ इस वजह से चैप्टर लंबा होगा एक तो ये, ठीक है। 247 और 214 हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था अभी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे भी दो सेक्शन बने हुए हैं। एक सेक्शन नंबर बना हुआ है 55, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे एक तो बना हुआ है सेक्शन 55, ये जनरल केसेस को कवर करता जाता है, क्योंकि लॉ को डर है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ा के दिखाओगे तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा, तो उस पे लॉ पूरा बना हुआ है। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में भी बता रखे हैं कैसे निकलेगा, वो दे रखा है सेक्शन नंबर 49 में।
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी यहीं कवर किया हुआ है, सेक्शन 55 के साथ ही कवर किया हुआ है। यानी मोटा मोटा अगर आप देखो तो ये सारा का सारा आपके माइंड में अगर क्लियर है, ठीक है। और एक ना चीज मैं और बताऊंगा आगे जाके, सेक्शन नंबर 49, क्योंकि देखो 49 वगैरह आएगा वहां पे जहां प्रीवियस ओनर आ जाता है, हम उस कंसेप्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों को फिर काफी प्रॉब्लम आती है। तो मैं ना इस चैप्टर के अंदर क्या करूंगा, आपके थोड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिससे कि आप रिवीजन कर सकते होगे, ठीक है। तो ये एक तो बेसिक ओवरव्यू आपको मैंने आज दे दिया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखो तो मैं ये बता रहा था कि 49 और 55 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की ही बातें करी हुई हैं, ठीक है। पेज नंबर 101 पे आपके नोट्स के ना मैंने कुछ सेक्शन बता रखे हैं कि कैपिटल गेन्स पे रेट ऑफ टैक्स क्या है। आपको याद होगा जो हमारा शॉर्ट टर्म गेन हुआ करता था, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन पे जो रेट ऑफ टैक्स था वो 15% होता था, एसटीडी पेड होता था इन पे, ठीक है। और उसके बाद हमारा, और एक इसमें ना ये ध्यान रखना, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर ये वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसके ऊपर फिर भी 15% रेट है, चाहे एसटीटी ना भी पे हुआ हो। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मैंने आपको गिफ्ट सिटी के बारे में बताया था, गुजरात वाला जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना हुआ है गुजरात के अंदर, तो वहां पे अगर आप सिचुएटेड हो और वहां पे अगर आप शेयर्स के अंदर डील कर रहे हो तो वहां एसटीटी की छूट है। तो एसटीटी बिना पे हुए भी यहाँ पे इनकम टैक्स वाले उसके ऊपर कंसेशनल रेट लगाते हैं। जो 111A में नहीं आ रहा शॉर्ट टर्म गेन, वो हमारा स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता था। ये बात नीचे नोट के रूप में लिखी हुई है, आप इससे पढ़ लेना। लॉन्ग टर्म गेन पर अगर आप याद करो, यही शॉर्ट टर्म गेन वाला जो सारा नेचर था, शेयर्स और यूनिट फंड और ये बिजनेस ट्रस्ट, तो वहां पे हमारा लॉन्ग टर्म गेन का लॉ था कि अगर ये 1 लाख से क्रॉस कर रहा हुआ तो 10% रेट इस पे लग जाएगा, और अगर ये आईएफएससी के अंदर हुआ तो एसटीटी ना भी पेड हो तो भी उसके ऊपर 10% रेट ही लगेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। 112A के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ये बात कवर करेंगे। और जो हमारे लॉन्ग टर्म गेन सेक्शन नंबर 112A में कवर नहीं हो रहे, उन्हें हम चुपचाप पकड़ के कवर कर देते थे 112 सेक्शन में, सेक्शन नंबर 112 में, जहां पे हम लोग 20% टैक्स रेट लगा देते थे, ठीक है। और 20% टैक्स रेट यहां लगा देते थे। आप ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान होगी कि सेक्शन नंबर 112 बोलता था 20% रेट लगा दो, ठीक है। और एक नोट्स में तो ये लिखा हुआ है कि जो 112 और 112A और जो 111A वाले सारे जो ये गेन है, इनमें से आपको डेफिशिएंसी अलाउ हो जाती थी। जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती थी, वो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को अलाउ हो जाती थी। ये मैंने पहले आपको बता रखा है, रेजिडेंट्स को, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी में से भी आपको 80C टू 80U की डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होती थी, ठीक है। 6A की डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते थे। और 87A का जो रिबेट था वो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में से अलाउ नहीं होता था, 87A का रिबेट। ये भी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। सेक्शन 45 मैंने अभी आपका कवर कर दिया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है? जो कैपिटल एसेट आपने 36 मंथ से ज्यादा नहीं रखा वो शॉर्ट टर्म है, और जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लेकिन 36 मंथ्स वाला जो पीरियड है वो कई जगह पे हम लोग देखते थे 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कहां देखते थे? एक तो लिस्टेड शेयर्स, दूसरा लिस्टेड बाकी सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स। यूनिट्स का रूल अलग है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई इसमें 12 महीने है, लेकिन बाकी यूनिट्स में रूल अलग है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में भी 12 महीने, और लास्ट में जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ये ऐसे केस हैं जहां पे हमने सिर्फ 12 मंथ्स को देखकर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तय कर देना है। और ध्यान रखना, जहां शेयर की बात आएगी तो शेयर अगर वो नॉट लिस्टेड है, ठीक है, नॉट बीइंग अ लिस्टेड शेयर, तो वहां पे हमने देखना 24 मंथ्स का पीरियड। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं 36 मंथ्स। अगर 36 मंथ्स तक आप एसेट होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा करते हो तो लॉन्ग टर्म। लेकिन शेयर्स के केस में अगर वो लिस्टेड हैं तो 12 महीने, अनलिस्टेड हैं तो 24 महीने, ठीक है। और जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई वहां भी 36 मंथ्स की जगह हम लोग देखेंगे 24 मंथ्स। यानी अगर 24 मंथ से क्रॉस कर गया तो उस केस में लॉन्ग टर्म, वरना शॉर्ट टर्म। और इसके नीचे पीरियड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज का एक टेबल बना हुआ है। शेयर लिस्टेड में 12 महीने, नॉन लिस्टेड में यानी अनलिस्टेड में 24 महीने। जो यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, उसमें 12 महीने ऊपर लिखा हुआ था। और जो बाकी सिक्योरिटीज रहेगी अदर देन शेयर डिबेंचर वगैरह, ठीक है, नहीं अदर देन शेयर, सॉरी, डिबेंचर और बॉन्ड्स उसमें आ जाएंगे। लिस्टेड हुए तो 12 महीने, नॉन लिस्टेड हुए तो 36 मंथ्स, क्योंकि जो नॉन लिस्टेड शेयर्स हैं उसमें सिर्फ शेयर्स को 24 महीने में कवर किया हुआ है। जो नॉन लिस्टेड बाकी सिक्योरिटीज हैं वो फिर 36 मंथ्स में जाएंगी। और अगर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड आ गया अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड तो वहां भी जाएगा 36 मंथ्स। मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, हर जगह पे 36 मंथ्स है,
जहां सिर्फ 12 मंथ्स है वो याद कर लो, जहां 24 मंथ्स है वो याद कर लो, बाकी सारा कुछ 36 मंथ्स है। 24 मंथ्स मैंने आपको दो जगह बताया, एक तो अनलिस्टेड शेयर्स और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर ये चीज यहां टेबल में नहीं दिख रही क्योंकि ये सिर्फ सिक्योरिटीज का टेबल है, तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पे आपको नजर नहीं आ रही। बट आप अपने माइंड में क्लियर कर लो, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने 24 मंथ्स देखने, दूसरा हमने 24 मंथ्स कहां देखने, लिस्टेड शेयर्स, बाकी 24 मंथ्स अनलिस्टेड शेयर्स, बाकी हर जगह हमें या तो देखने 36 मंथ्स या हमें देखने ये वाले केसेस में 12 मंथ्स। तो आई होप आप इसकी आज रिवीजन कर लोगे। आगे बढ़ता हूं, ध्यान रखना अगर कोई एसेट एग्जैक्टली 36 मंथ्स या 12 या 24 महीने भी रखा गया तो उस केस में भी वो शॉर्ट टर्म गेन होगा, और अगर उससे ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म है। इसका पीरियड कैसे काउंट करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ना पीरियड ऑफ होल्डिंग के अलग अलग केस हैं, ये वाले केस ना आपके थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप और ओवरव्यू लेते रहते हो ये और क्लियर हो जाता है, ठीक है। अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये बाद में पढ़ोगे आप, अपने आप ही काफी हद तक समझ में आ जाएगा। मैं कैपिटल एसेट के मीनिंग पे आ गया, सेक्शन नंबर 214। कैपिटल एसेट का मीनिंग बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कहता है इसमें अहम में न रहना कि कैपिटल एसेट उसी बोलते हो जो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, कहता है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और इसमें कहता है शामिल है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs। ये आपके लॉ ने क्लियर किया हुआ है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो मोटा पैसा यहाँ पे इंडिया में लगाते हैं शेयर्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, तो उनका भी ये कैपिटल एसेट है, ना कि स्टॉक एंड ट्रेड। चाहे जितनी मर्जी वो सेल परचेज करी जाए, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत सारे आगे हमारे कैपिटल एसेट के, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, गुडविल एक्सेट्रा। लेकिन अब ये आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों को कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किया गया। नंबर 1, जिसे स्टॉक इन ट्रेड बोल दिया आपने, जैसे मैंने अभी बोला ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे, इनके लिए सिक्योरिटीज डिस्प्यूट रहता था कि ये स्टॉक है इनके लिए या इनके लिए कैपिटल एसेट है। तो लॉ ने क्लियर किया था कि भाई ये आप हमेशा इन्हें कैपिटल एसेट मान के चलो, वरना डिपार्टमेंट कहता था ये स्टॉक इन ट्रेड मान के चलो। तो ऐसे डिस्प्यूट्स अगर रहें तो एक बात याद रखिएगा, जिस चीज को हमने बोल दिया कि हमारा स्टॉक इन ट्रेड है या हमारा कंज्यूमर स्टोर है, हमारा रॉ मटेरियल है, जिसे हमने PGBP के लिए रखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं हो सकता, वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड होगा। उसे हमने बेचना है या उसे हमने कंज्यूम करना है या उससे हमने तैयार करना है कुछ, तो आगे जाके जब वो बिकेगा तो उसकी सेल प्राइस में से उसकी कॉस्ट प्राइस बनके ये PGBP ट्रीट होगा। दूसरा, रूरल एग्रीकलचरल लैंड इन इंडिया, इसको भी हम लोग कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करते। जो पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी लेस देन 10,000 में सिचुएटेड है वो भी रूरल लैंड है। अगर एग्रीकल्चर नेचर का हुआ तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगा। अगर म्युनिसिपैलिटी ऐसी है जहां 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक लोग हैं, वहां पे 2 किलोमीटर के अंदर मत आ जाना आप। अगर 1 लाख से 10 लाख वाली म्युनिसिपैलिटी है तो 6 किलोमीटर के अंदर मत आ जाना आप। और अगर 1 लाख से भी ज्यादा 10 लाख से भी ज्यादा म्युनिसिपैलिटी वाली पॉपुलेशन वाली म्युनिसिपैलिटी है तो वहां 8 किलोमीटर के भीतर अगर आप कहीं आगे तो आप रूरल लैंड नहीं हो सकते हो। अगर आपने अपने आप को रूरल कहलाना है तो आप 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मत आ जाना, 8 किलोमीटर के बाहर रहना, ठीक है। तो अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड वैसे ही इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो उसे तो आप लोग हमेशा ही कैपिटल एसेट ट्रीट करोगे, चाहे वो रूरल है, चाहे वो अर्बन है, चाहे वो रूरल एग्रीकल्चरल है, चाहे वो अर्बन एग्रीकल्चरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड लैंड है वो हमेशा कैपिटल एसेट है। ये वाला एग्जांपल हमने क्लास में किया हुआ है, आप इसको रिवाइज कर लेना। इसके अलावा और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं मानी गई? दूसरा, कोई भी आपकी पर्सनल मूवेबल आइटम्स, अगर आप गौर करो कैपिटल एसेट का जो मीनिंग था उसमें लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी मूवेबल, इमूवेबल सब आ गया। एक बात ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये तो हमेशा कैपिटल एसेट है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका शोरूम है, चाहे आपकी कंपनी है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड और, ये ऐसे करता हूं, यहां लिखता हूं, जहां लिखे ना एनी मूवेबल इफेक्ट्स को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते, तो यहां पे मैं बता देता हूं लैंड और बिल्डिंग और बोथ इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, IP। लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ऑलवेज अ कैपिटल एसेट। इसे तो हमेशा ही कैपिटल एसेट मान के चलना, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, क्योंकि इन्होंने कैपिटल एसेट के मीनिंग से किसको छोड़ा हुआ है?
पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, जैसे कि आपका घर का टीवी, एसी, पर्सनल मोटर कार, आपका मोबाइल फोन, आपका घर का फर्नीचर, इन्हें हम लोग कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं करते। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो चाहे पर्सनल यूज की हैं और चाहे मूवेबल हैं, फिर भी इनको पर्सनल यूज की होते हुए भी इनको क्या माना गया है, कैपिटल एसेट्स, जैसे कि ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। लॉ मेकर बड़ा चुस्त है, जिन चीजों पे उन्हें पता है ना जिनकी वैल्यूज बढ़नी है बाद में, उनको पहले ही कैपिटल एसेट में ट्रीट कर लिया, और जिन पे वैसे ही डेप्रिसिएशन लग जाती है, बहुत ज्यादा उसकी अमाउंट गिर जाती है, जिसपे कैपिटल गेन आना ही नहीं होता। ठीक है, अब घर का टीवी अगर आपने 5 साल पहले लिया था 50,000 में एलईडी, तो आज वो मुश्किल से 15,000 की भी ना बिके, तो उस पे आनी लॉस थे, उसे बड़ा सिस्टमेटिकली कैपिटल गेन के चैप्टर से ही बाहर कर दिया। और जिन चीजों पे कैपिटल गेन आने के चांस हैं, रहते हैं, उनको बड़ा सिस्टमेटिकली इन्होंने किसमें कवर कर लिया, कैपिटल एसेट के मीनिंग में कवर कर लिया। इसके अलावा कुछ स्कीम्स में बॉन्ड्स इशू होते थे, पहले पुरानी स्कीम थी 1999 की गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, जहां गोल्ड की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बॉन्ड्स इशू हो जाते थे। इन बॉन्ड्स को कैपिटल एसेट के मीनिंग से बाहर किया हुआ था, यानी जब बाद में इनकी रिडेम्पशन होगी तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, और इनका इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट किया हुआ था। लेकिन ये पुरानी बातें होगी, ये पुराने किस्म के बॉन्ड है। आजकल नए दो चीजें चल रही हैं गोल्ड से रिलेटेड मोदी सरकार के अंदर, एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो 2015 में लेके आए मोदी साहब, और दूसरा गोल्ड, दूसरी चीज ना एक और हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको कैपिटल एसेट के मीनिंग से नहीं बाहर करा हुआ। ठीक है, वो भी गोल्ड से रिलेटेड ही बॉन्ड्स हैं, लेकिन वो कैपिटल एसेट के मीनिंग में आते हैं। पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसमें क्या होता है, आप गोल्ड को जाके बैंक्स के पास रख दो, बैंक लॉकर्स में जो पड़े हैं उनको बैंक्स को दे दो, लॉकर में न रखो, और उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट ले लो, तो उस गोल्ड सर्टिफिकेट के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, तो वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, तो स्कीम के अंदर इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, और जो वो खुद एक सर्टिफिकेट जो है गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट को कैपिटल एसेट के मीनिंग से बाहर करा हुआ है, यानी उस सर्टिफिकेट का जब बाद में रिडेम्पशन होगा उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, कोई भी कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। और स्पेशल बेरर बॉन्ड्स जो पुराने थे, ये भी एक बॉन्ड्स जिनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने इनको कैपिटल एसेट के मीनिंग से ही बाहर कर दिया, यानी बाद में जब इनकी रिडेम्पशन होगी, नो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन विल बी मेड। ज्वेलरी के अंदर क्या क्या आता है इसे पढ़ लेना। सिल्वर यूटेंसिल्स को पर्सनल इफेक्ट माना हुआ है, इसमें अगर आप खाना वगैरह खाते हैं जैसे चांदी के बर्तनों में लोग, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना हुआ। जहां गोल्ड के सिक्के हैं कैपिटल गेन निकलेगा, जहां आपके पास गिनिया है, ब्रिक है, बुलियन है गोल्ड का, वो सब पे कैपिटल गेन निकलेगा। इवन गोल्ड के बर्तनों में अगर आप खाना खाते हो उस पर भी कैपिटल गेन निकलेगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर यही वाली मूवेबल आइटम्स जैसे गाड़ी होगी, मोबाइल फोन हो गया, मशीन, घर का एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें, अगर ये चीजें आपके बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रही हैं, फिर पहली बात तो ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स नहीं रहे, ये सिर्फ मूवेबल इफेक्ट्स हो गए। यानी हमारे जीके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में जो एसी लगे हुए हैं, जो फर्नीचर पड़ा है, या जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, लैपटॉप है, वो सारी चीजें पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स में नहीं आएंगी। वो मूवेबल इफेक्ट्स तो हैं पर पर्सनल नहीं है, तो वो कैपिटल गेन के चैप्टर के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि उनको हम लोग ब्लॉक कंसेप्ट में ट्रीट करा करेंगे हमारे पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ब्लॉक कंसेप्ट में ट्रीट होते हैं। उसके बाद ये तो हो गया जी कैपिटल एसेट का मीनिंग। उसके बाद हमारा मीनिंग था ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर के मीनिंग के अंदर एक तो ट्रांसफर का मीनिंग ना, अगर मैं बोलूं, नॉर्मली लोग सोचते हैं सेल इज अ ट्रांसफर। यस, सेल इज अ ट्रांसफर, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन ट्रांसफर का जो मीनिंग है वो सेल से काफी ज्यादा ब्रॉड है। एक तो ये चीज माइंड में रखिएगा, सेल से बहुत ज्यादा ब्रॉड है ट्रांसफर का मीनिंग। इसके अंदर सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट सब आता है। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, अगर आपके पास कोई राइट है, आपने उसको त्याग दिया, बदले में आपने पैसे ले लिए, इस पर भी कैपिटल गेन निकल जाएगा। अगर आपके एसेट की कंपलसरी एक्विजिशन हो जाती है, इसके ऊपर भी आपका कैपिटल गेन निकलेगा। अगर आप कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, इसको हम आगे कवर करेंगे, उस पर भी कैपिटल गेन निकलेगा। अगर आपका जीरो कूपन बॉन्ड की मेच्योरिटी आ रही है, रिडेम्पशन हो रही है, उस पर जो पैसे मिल रहे हैं, उस पर भी कैपिटल गेन निकलेगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, यानी आपने कोई बिल्डिंग थी आपकी, आपने उसे सेल करना है, सेल करने का आपने एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, सामने वाले के पास पोजेशन भी चला गया, ठीक है, और आपने कंसिडरेशन भी रिकवर कर लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ कागजों में अभी भी ओनरशिप आपके पास है, फिर भी हमारा लॉ ये मानेगा कि फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर, क्योंकि इन सब्सटेंस, यहां पे ना पॉइंट लगता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इन सब्सटेंस सेल हो गई है, सिर्फ कागजों में ओनरशिप अभी भी सेलर के पास आ रही है। इट डज नॉट मीन
कि अभी सेल नहीं हुई है, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन इट विल बी ट्रीटेड दैट ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड एंड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। और लास्ट में अगर ये भी ऐसे ही पॉइंट है, ये ना वो वहां लगता है जहां पे जैसे वो सोसाइटीज वगैरह होती हैं, आपने कोई फ्लैट बुक करवा दिया, किस्तें पे करते रहते हो बाद में, लेकिन आपको पोजेशन आज मिल जाता है और आपके राइट सारे आज ही आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो जहां राइट्स आ गए आपके पास प्रॉपर्टी के, तो सामने वाले के लिए दैट इज अ ट्रांसफर। इतनी बात माइंड में रखिएगा, जहां कागजों में ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है लेकिन राइट्स बायर के पास ट्रांसफर हो चुके हैं, तो वहां सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट लगाते हुए आप तो ये ट्रीट कर लीजिएगा कि भाई सेल इफेक्ट होगी है, ट्रांसफर इफेक्ट होगी है, तो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। कंप्यूट कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। बस एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि जहां तक मैंने कैपिटल गेन बताया था उसके नीचे एग्जम्पशंस भी लेस होंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं, ये मैंने आपको बता दिया, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आ गया, ठीक है। और जिसका डिडक्शन आपने यहां ले लिया उसका डिडक्शन आप कहीं और नहीं ले सकते। और एक मैंने आपको बता दिया था कि एसटीडी पेड आपका अलाउ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी इनकम में अलाउ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे एक बार मेरे करवाने से पहले तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि आपका क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट और भी बेटर बन सके, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने कल बताया था आपको कि सेक्शन नंबर 55 इसके ऊपर लगना है, अभी बताया था मैंने आपको कि सेक्शन 55। एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने और बताया था आज आपको सेक्शन नंबर 49, लेकिन सेक्शन 49 सिर्फ लगा करेगा स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में, वो हर जगह नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में लगेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। घर पे करने के लिए आज आप एक तो अपना पीजीबीपी पूरे का पूरा रिवाइज कर लो, उसके जो भी एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि जो 44 एडी एडीए एई वाले जो सेक्शन है उनके अभी एग्जांपल आप ट्राई मत करना, लेकिन आज मैंने वो आपको पूरी तरह करवा दिया। तो आप लोग प्लीज उसका 44 एडी एडीए एई सब कुछ प्रॉपरली कर लो ताकि आपकी वो इलस्ट्रेशंस प्रॉपर तैयार हो जाएं। आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।